हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क एडियाबैटिक सिस्टम में कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम है ये। इसमें यहाँ पे मान लीजिए कि एक पिस्टन लगा है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा है, तो अगर इस सिस्टम की हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, अगर इस सिस्टम की प्रेशर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये वॉल पर क्या होगा, उस प्रेशर के वजह से जो गैसेस होंगे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये कुछ वर्क होगा। ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो हमें मतलब सिस्टम को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, कैसे चेंजेस होते हैं। तो हमको पता है कि एडियाबैटिक सिस्टम वो होते हैं जिनमें हम बाहर से एनर्जी की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो एडियाबैटिक चेंज में डेल्टा क्यू जीरो होता है, मतलब हीट क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। एडियाबैटिक वॉल्स की एक डेफिनेशन ही होती है, ये ऐसे प्रॉपर्टी ही होते हैं कि जिसमें से हम एनर्जी टेम्परेचर को हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जीरो होगा, मतलब डी क्यू जीरो होगा। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये इससे अगले वीडियो में हमने डिस्कस करा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लें, या फिर चैनल पे सर्च कर यूट्यूब पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो जब डी क्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। माइनस डी यू मतलब ये वाला, इस डी यू को हम इस साइड में लेकर चले आए हैं तो ये वाला नेगेटिव हो गया है। हैंस सिस्टम विल डू वर्क ऑन कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर वर्क होगा तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ माइनस सिंबल क्या दिखा रहा है कि अगर वर्क होगा, डी डब्ल्यू होगा, तो क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो हेंस सिस्टम विल डू वर्क ऑन कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर वर्क होगा तो इसके इंटरनल एनर्जी पे वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम साइक्लिक चेंज को देखने वाले हैं। साइक्लिक चेंज होने का मतलब ये है कि कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए पिस्टन लगा है, तो पहले अगर इतनी हाइट पे था ऐसे, तो फिर अगर हम इसको ऐसे अगर कुछ वर्क भी कर रहा है तो फिर ये यहीं पे आ जा रहा है। तो इस चेंज को हम साइक्लिक चेंज कहते हैं, क्योंकि ये फिर यहीं पे आ गया। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होती है। डी एन मतलब चेंज इन एनर्जी, सॉरी, मतलब यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पुट करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डी ई ज़ीरो हो गया। डी ई तो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि अगर सिस्टम फिर यहाँ पे आएगा तो इसके इंटरनल एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस डी डब्ल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स होल हीट एनर्जी सप्लाई टू सिस्टम इज यूज्ड अप इन द परफॉर्मिंग मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई इसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस पूरे एनर्जी का क्या होगा, मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। मतलब अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या ये ऊपर कैसे जाएगा, ये तभी जाएगा जब हम इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, और ये पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, यही वर्क डन होने में मतलब एंड हो जाएगा इस पूरे एनर्जी का। तो साइक्लिक चेंज में जो डी डब्ल्यू होता है वो डी क्यू के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हम एनर्जी देते हैं सिस्टम को वो सारा यूज हो जाता है किसमें, वर्क डन होने में। नेक्स्ट हम आइसोकोरिक चेंज देखने वाले हैं। आइसोकोरिक चेंज क्या होता है फ्रेंड्स, आइसोकोरिक में क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब हम कुछ एनर्जी दें, लेकिन अगर इसकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती भी है, सिस्टम बढ़ती भी है, तो उसका जो पिस्टन होगा वो मूव नहीं करेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डी वी या फिर डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो रहेगा। तो अगर डी वी ज़ीरो रहेगा, और जब डी वी ज़ीरो रहेगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, वर्क भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम एक्सपेंड ही नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम एक्सपेंड ही नहीं हो रहा है तो वर्क कैसा, तो डी डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, और यहाँ पे डी डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी इंटू डी बी। तो अगर डी वी जीरो हो जाएगा तो ये डी डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में मतलब खर्च होगा,
कोई भी वर्क नहीं होगा अगर आइसोकोरिक सिस्टम हो। तो आइसोकोरिक चेंज में जितना हम हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। और अब हम हीट कैपेसिटी को देखने वाले हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट, मतलब अगर कोई हमारे पास सिस्टम है और उसमें जितने भी अमाउंट ऑफ गैसेस हों, अगर उसको 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में जितने हमें हीट की ज़रूरत होगी, उस हीट को क्या कहेंगे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी। और एक बात ध्यान रखें कि हर एक सिस्टम की हीट कैपेसिटी अलग होती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए, कोई एक सिस्टम है, अगर इसमें गैसेस भरे हुए हैं, ठीक, इसका टेम्परेचर कुछ होगा, मान लीजिए हम कंसिडर कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी, अगर हम इसको डेल्टा क्यू अगर इसको हम क्यू दें, मतलब एनर्जी दें यानी हीट दें, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो इसे 0 से 1 होने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायर्ड हुआ, वही क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा। अगर ये सिस्टम छोटा है तो कम हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सिस्टम बड़ा है तो हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, क्योंकि गैसेस ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा है साइज़ ऑफ सिस्टम पे, क्योंकि क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑफकोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मतलब ऐसे क्वांटिटीज़ जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन, ठीक है। इसका एसआई यूनिट जूल पर केल्विन होता है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखने वाले हैं। अब तक तो हमने हीट कैपेसिटी देखा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम से ही पता चल रहा है कि हीट कैपेसिटी स्पेसिफाइड है। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अब वहाँ पे क्या था, वो साइज पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। तो हर एक सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, सेम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होती है, क्योंकि ये पर यूनिट मास पे आ गई। तो अगर हमारे पास जो पहले वाला सिस्टम था, अगर उसी पे हम पर यूनिट मास में फाइंड करना चाहें तो हर यूनिट मास के लिए सेम होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमारे लिए जो एक यहाँ पे जो स्टार मार्क करने वाला पॉइंट्स है वो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसको आप कहीं मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हीट कैपेसिटी हम फाइंड करना चाहें कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें और हम हीट कैपेसिटी के सिस्टम का निकालना चाह रहे हैं, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं। अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें कि सिस्टम के और उसका हम हीट कैपेसिटी फाइंड करना चाहें तो उसे हम सीबी से डिनोट करते हैं।